जरा सोचिए, आप अपने परिवार के साथ याट में समुद्र के बीच छुट्टियां मना रहे हो और सुबह उठने पर आप देखते हो कि पूरा समुद्र सूख चुका है और आप वहां फंस चुके हो। कुछ ऐसा ही आज हम इस मूवी में देखेंगे जिसका नाम है सरवाइव। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक ओशनोग्राफर टॉम अपनी पत्नी जूलिया और 2 बच्चों कैसी और बेन के साथ कैरेबियन सी में एक यॉट ट्रिप पर निकले हैं। टॉम और बेन मछली पकड़ने में बिजी थे और कैसी अपने गैजेट में खोई हुई थी। तब जूलिया स्विमिंग करने चली गई। अचानक उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने चारों तरफ देखा लेकिन समुद्र बिल्कुल शांत था। फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा और खतरनाक जीव उसके आसपास घूम रहा हो। उसी समय याट के इंस्ट्रूमेंट्स अजीब तरह से काम करने लगे, लेकिन टॉम मछली पकड़ने में इतना बिजी था कि उसने ध्यान नहीं दिया। जूलिया को अजीब महसूस होने लगा और धीरे धीरे वो डूबने लगी। उसने चिल्लाया लेकिन परिवार ने उसकी आवाज नहीं सुनी। पानी उसे याट से दूर खींचने लगा। सिचुएशन क्रिटिकल होते ही टॉम को आखिरकार उसकी आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से याट को जूलिया की ओर बढ़ाया। टॉम पानी में कूद पड़ा और बच्चों की मदद से जूलिया को याट पर खींचकर होश में लाया। टॉम गुस्से में था क्योंकि वो हमेशा कहता था कि स्विमिंग से पहले सबको बताना जरूरी है। जूलिया ने माफी मांगी और जल्द ही ये बात सब भूल गए। इसके बाद परिवार छोटा बेटा बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। उसी समय कैसी के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वो कैसी से उसके स्विमिंग के बारे में पूछता है, लेकिन तभी बैकग्राउंड में अचानक एक जबरदस्त तूफान शुरू हो जाता है। कैसी घबरा जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे भरोसा दिलाता है कि वो सेफ है। फिर अचानक कॉल कट जाता है। कैसी अपने पेरेंट्स को जमीन पर आए तूफान के बारे में बताती है, लेकिन तभी याट में तेज झटके महसूस होते हैं। सभी भागकर डेक पर जाते हैं और देखते हैं कि विशाल व्हेल्स उनके याट के आसपास तैर रही हैं। टॉम समझाता है कि कभी कभी व्हेल्स तूफान के दौरान डिसोरिएंटेड हो जाते हैं, लेकिन ये जानवर याट को धक्का दे रहे थे, जिससे उनकी सेफ्टी खतरे में पड़ रही थी। टॉम पानी में कूदता है और थोड़ी देर बाद घायल हालत में वापस आता है। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन इस दौरान वो प्रोपेलर से कट गया। जूलिया उसके कंधे पर टांके लगाती है और टॉम बताता है कि याट के शाफ्ट्स मुड़े हुए लग रहे हैं, शायद किसी व्हेल की टेल से टकराने की वजह से। अब उनके लिए यहाँ से निकल पाना मुश्किल है। बाद में कैसी सिग्नल रिस्टोर करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं मिलता। रेडियो भी कोई सिग्नल नहीं पकड़ रहा। टॉम सप्लाई का कैलकुलेशन करता है। पानी सिर्फ 4 दिनों के लिए बचा है, लेकिन वो एक शिपिंग रूट पर थे तो कोई न कोई उन्हें ढूंढ ही लेगा। इसी बीच बाहर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। जब पूरा परिवार डेक पर जाता है तो वो देखते हैं कि आसमान से चमकती हुई चीजें गिर रही हैं। वो धीरे धीरे और करीब आती जाती हैं। टॉम रिस्क लेकर इंजन स्टार्ट करता है और याट को अगले गिरते मीटियोराइट से दूर ले जाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में इंजन पूरी तरह डैमेज हो जाता है। अगली चीज इतनी पास गिरती है कि परिवार देख सकता है कि ये असल में अर्थ के आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और याट के इंस्ट्रूमेंट्स बेकाबू हो जाते हैं। डरे हुए परिवार के लोग याट के अंदर छिप जाते हैं, जो तेज लहरों में हिल रहा होता है। वो लाइफ जैकेट पहन लेते हैं और सबसे बुरे हालात के लिए तैयार हो जाते हैं। टॉम एक फ्लेयर गन से मदद का सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। किसी तरह वो रात काटते हैं। सुबह वो खुद को जिंदा पाकर राहत महसूस करते हैं, लेकिन याट के साइड में एक बड़ा छेद हो चुका था और समझ नहीं आ रहा था कि वो अब तक तैर कैसे रहे हैं। जब परिवार बाहर जाता है तो वो हैरानी से जम जाते हैं। समुद्र पूरी तरह गायब हो चुका था और उनकी बोट अब एक पत्थरीले रेगिस्तान के बीच एक चट्टान पर खड़ी थी, जहां कभी महासागर हुआ करता था। कुछ समय बाद टॉम अपने परिवार को समझाने की कोशिश करता है कि जरूरी नहीं कि सभी लोग खत्म हो गए हों। वो कुछ माप लेता है और महसूस करता है कि कंपास गलत दिशा दिखा रहा है। नॉर्थ अब वहां नहीं है जहां होना चाहिए। इसका मतलब है कि पृथ्वी के पोल्स शिफ्ट हो चुके हैं। ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन बहुत सालों पहले। अब ये साफ हो जाता है कि समुद्र पीछे हटकर वहां चला गया है जहां कभी जमीन थी, और सबसे ज्यादा संभावना यही है कि इंसानियत लगभग खत्म हो चुकी है। कैसी ये सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाती और रोते हुए केबिन में भाग जाती है। इस बीच जूलिया बची हुई सप्लाई चेक करने लगती है, जबकि बेन आसमान में ढेर सारे कलरफुल बलून्स छोड़ता है, इस उम्मीद में कि कोई सर्वाइवर उन्हें देख सके और उनकी मदद के लिए आए। टॉम रेडियो ऑन करता है और डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने लगता है। अचानक उसे एक जवाब मिलता है। ये नॉटो नाम के एक छोटे सबमरीन के कैप्टन का है। वो और उसका साथी गहरे पानी के नीचे थे जब ये तबाही हुई, इसीलिए वो बच गए।
लेकिन अब सभी कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो चुके हैं और किसी से मदद की उम्मीद करना बेकार है। अपने कैलकुलेशन के आधार पर नाटो बताता है कि समुद्र करीब 1 हफ्ते में वापस आ जाएगा और तब हालात और भी खतरनाक होंगे। इसलिए वो उन्हें सलाह देता है कि वो किसी ऊंची जगह पर चले जाएं और वहां रुकें। जूलिया तुरंत बच्चों को अपने सामान पैक करने के लिए कहती है। टॉम नाटो से पूछता है कि क्या वो उनके बच्चों को बचा सकता है। नाटो बताता है कि उसकी सबमरीन बहुत छोटी है और वो सिर्फ एक ही इंसान को ले जा सकता है। थोड़ी बातचीत और समझाने के बाद टॉम किसी तरह नाटो को मनाने में कामयाब हो जाता है कि वो दोनों बच्चों को ले जाए। फिर वो अपनी कोऑर्डिनेट्स देता है और एक नॉटिकल मैप पर लोकेशन चार्ट करता है। टॉम वादा करता है कि वो वहां कुछ ही दिनों में पहुंच जाएगा। अगली सुबह परिवार अपनी जर्नी के लिए लगभग तैयार होता है। टॉम डेक पर जाता है और अचानक देखता है कि एक आदमी अपने कुत्ते के साथ उनकी तरफ आ रहा है। टॉम उसकी ओर बढ़ता है और उसे ग्रीट करता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि वो आदमी घायल है। टॉम तुरंत उसे पानी ऑफर करता है। वो आदमी पानी पीता है और फिर अचानक टॉम के चेहरे पर मुक्का मार देता है। ये देखकर जूलिया घबरा जाती है और तुरंत अपने पति की तरफ दौड़ती है, लेकिन तभी वो आदमी एक नुकीले भाले जैसी चीज टॉम के सीने में घोंप देता है। टॉम दर्द से गिर जाता है। कुत्ता जूलिया को रोकने लगता है और वो खुद भी सदमे में जम जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि टॉम को बचाना अब नामुमकिन है। जूलिया फौरन यॉट की तरफ भागती है, लेकिन वो आदमी उसका पीछा करता है और उसके हाथ में चोट पहुंचाता है। फिर भी जूलिया किसी तरह डेक पर चढ़ जाती है। उसकी चीखें सुनकर कैसी और बेन दौड़कर उसकी मदद के लिए आते हैं। तीनों मिलकर केबिन के दरवाजे को बैरिकेड कर देते हैं। इसके बाद जूलिया कैसी और बेन को एक लॉकर में छुपा देती है। वो अपनी बेटी को फ्लेयर गन देती है और कहती है कि इसे सिर्फ आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करना। उधर वो हत्यारा दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है और आखिरकार कामयाब हो जाता है। जूलिया चुपके से बाथरूम में जाकर अपने जख्म पर पट्टी बांधती है। वो आदमी यार्ड में तलाश करने लगता है, जबकि जूलिया किचन नाइफ से खुद को तैयार कर लेती है। जब वो केबिन में घुसता है, जूलिया नीचे कूद जाती है और यार्ड के नीचे छिप जाती है। हत्यारा यार्ड के छेद से झांकता है, लेकिन जूलिया उसे नजर नहीं आती। लेकिन तभी उसका कुत्ता जूलिया पर हमला कर देता है, जिससे मजबूरन उसे कुत्ते को मारना पड़ता है। आदमी कुत्ते की दर्द भरी आवाज सुनता है, बाहर आता है और उसका बॉडी देख लेता है। इसी बीच जूलिया दूसरी तरफ से यार्ड पर चढ़ जाती है, लेकिन सीधे हत्यारे के हाथों में फंस जाती है। वो उसे बेरहमी से पीटता है, उसे सोफे पर फेंक देता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है। कैसी ये सब देख रही होती है और उसे एहसास होता है कि अब यही आखिरी मौका है। वो लॉकर खोलती है और हत्यारे पर फ्लेयर गन से फायर कर देती है। गोली लगने से वो झटक कर दूर गिर जाता है, लेकिन फ्लेयर की वजह से यार्ड में आग लग जाती है। जूलिया जल्दी से बच्चों को वहां से भागने के लिए कहती है और खुद चुपके से गैली में जाती है। हत्यारा, जो अभी सिर्फ घायल हुआ था, फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया उसे जोर से लात मारकर दूर फेंक देती है। फिर वो जल्दी से पैक किए हुए बैग उठाती है और नीचे कूद जाती है। वहीं बेन अपने पिता टॉम के बॉडी को देख लेता है। कैसी बॉडी के पास भागती है और रोने लगती है। जूलिया अपने मृत पति को आखिरी बार चूमती है, लेकिन जैसे ही वो कातिल को जलती हुई नाव से कूदते देखती है, वो तुरंत बच्चों को लेकर वहां से निकल जाती है। उनके पीछे नाव जोरदार धमाके से फट जाती है। परिवार तेजी से पत्थरों से भरे रेगिस्तान में भागता है और जल्दी ही एक चट्टानी घाटी में शेल्टर लेता है, जहां एक छोटी नदी बह रही होती है, लेकिन उसका पानी खारा और पीने लायक नहीं होता। कैसी अपने भाई के साथ थोड़ा सा पानी शेयर करती है, लेकिन वो पीने से मना कर देता है। लड़का खुद को दोषी महसूस करता है, क्योंकि उसे लगता है कि कातिल उसकी वजह से आया क्योंकि उसने गुब्बारे देखे थे। कैसी भी यही बात कहती है, लेकिन जूलिया उसे रोक देती है और अपने बेटे का बचाव करती है। समझाती है कि उसने जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया। जूलिया बच्चों से कहती है कि हिम्मत रखो, क्योंकि आगे लंबा सफर तय करना है। तभी उसे फिर से कातिल दिखता है, जो अब भी उनका पीछा कर रहा होता है। परिवार दोबारा भागना शुरू कर देता है। शाम को बेन एक मरे हुए हैमर हेड शार्क का बॉडी देखता है और उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जूलिया कातिल को देख लेती है और बच्चों को दौड़ने कहती है। भागते हुए वो समुंदर के सूखे हुए हिस्से से होकर गुजरते हैं, जहां चारों तरफ इंसानों द्वारा फेंका गया प्लास्टिक और कचरा बिखरा होता है। जल्द ही जूलिया देखती है कि बेन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो चुका है, इसलिए वो उसे आखिरी कुछ बूंदें पानी की देती है। कैसी का हौसला टूट जाता है।
उसे लगता है कि अब उनके बचने का कोई चांस नहीं है, लेकिन जूलिया कहती है कि उन्हें चलते रहना होगा। आखिरकार वो एक पुराने क्रैश हुए प्लेन के ढांचे में पहुंचते हैं और वहां आराम करने के लिए घुस जाते हैं। जूलिया अपने परिवार की आखिरी फोटो निकालती है और बच्चों को अपने पति टॉम से पहली मुलाकात की कहानी सुनाती है। बच्चे अपने पिता को याद करके रोते हैं और आखिरी बार उसे अलविदा कहते हैं। रात में कैसी की किसी आवाज से नींद खुलती है और वो बाहर जाकर प्लेन के पास बैठ जाती है। अंधेरे में कातिल उसके पास आता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि कैसी खुद उसे फंसाने के लिए वहां बैठी है। जैसे ही कातिल उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जूलिया अचानक हमला करके चाकू से उसे मार देती है। सुबह होते ही परिवार फिर से अपने सफर के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि कातिल की बॉडी को किसी और ने खा लिया है, जो इस बात का संकेत है कि यहाँ इंसानों से भी खतरनाक कुछ और मौजूद है। जूलिया मैप देख रही होती है, तभी बेन अचानक आगे भागने लगता है। उसकी माँ उसे रोकने के लिए चिल्लाती है, लेकिन लड़का तेजी से एक खारे पानी के गड्ढे की तरफ दौड़ता है और जल्दी से कुछ घूंट पी लेता है। जूलिया उसे खींचकर बाहर लाती है, लेकिन कुछ ही देर में लड़का बीमार पड़ जाता है। जल्द ही उन्हें कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां मिलती हैं, जिनसे वो धूप से बचने के लिए एक शेल्टर बना लेते हैं और अंदर आराम करते हैं। लेकिन तभी जूलिया को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो बाहर जाकर देखती है और कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो घबराकर तुरंत बच्चों को जगाती है। नई मुसीबत को समझते ही वो फिर से भागना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वो दूर एक बड़ा जहाज देखते हैं जो क्रैश हुए कंटेनरों से घिरा होता है और वहां कुछ लोग भी होते हैं। जूलिया उन लोगों को आवाज लगाती है, लेकिन तभी वो लोग अचानक कंटेनर के अंदर भागकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। जूलिया चिल्लाकर मदद मांगती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देते हैं। तभी वो देखती हैं कि हजारों विशाल केकड़े उनकी तरफ आ रहे हैं। जूलिया, कैसी और बेन तेजी से एक कंटेनर के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन केकड़े जूलिया की टांग पर हमला कर देते हैं, जिससे वो घायल हो जाती है। ऊपर से वो देखते हैं कि केकड़े कंटेनर के दरार से अंदर जाते हैं और सभी लोगों को मार देते हैं। जूलिया अपने जख्म पर एक स्कार्फ बांधती है और बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब वो जागती है तो खुद को अकेला पाती है। डर के मारे वो बच्चों को आवाज देती है। फिर उसे पता चलता है कि केकड़े अब आगे बढ़ चुके हैं और बच्चे नीचे जाकर खाना और हथियार ढूंढने गए हैं। जूलिया अपने जख्म को जलाती है ताकि इन्फेक्शन ना फैले। बेन कंटेनरों में मिले हथियारों को जांचता है। खोजते खोजते उन्हें एक मृत व्यक्ति की जेब में थोड़ा सा खाना और पानी मिलता है। जूलिया को एक रेडियो भी मिलता है, जिससे वो नाटो से संपर्क करती है। नाटो जवाब देता है और बताता है कि उस पर भी गहरे समुद्र के विशाल जीवों ने हमला किया था। अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर वो कहता है कि समुद्र जल्द ही वापस आने वाला है। जूलिया उससे बच्चों को बचाने की भीख मांगती है, लेकिन उसे नहीं पता कि कहां जाना है, क्योंकि उसका मैप खो गया है। नाटो एक फ्लेयर फायर करता है, जिसे बेन देख लेता है और पूरा परिवार उस दिशा में दौड़ पड़ता है। जल्द ही वो दूर एक पीला सबमरीन देखते हैं, लेकिन वहां पहुंचना मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें सूखी समुद्री जमीन के खराब रास्तों से गुजरना पड़ता है। कैसी को अपनी माँ की ये बातें पसंद नहीं आती कि बस बच्चों को बचाना है, लेकिन जूलिया कोई जवाब नहीं देती और उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। रास्ते में उन्हें एक घाटी से गुजरना पड़ता है जो जहरीले कचरे से भरी होती है। अचानक पहाड़ से पत्थर गिरने लगते हैं और जूलिया बच्चों से अलग हो जाती है। वो उन्हें आगे बढ़ने का आदेश देती है, लेकिन कैसी रुक जाती है। जूलिया उससे मिन्नत करती है कि वो अपने भाई को बचाए। कैसी और बेन किसी तरह घाटी पार कर लेते हैं और सबमरीन तक पहुंचते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। तभी नाटो गंभीर रूप से घायल हालत में नाव के पीछे से बाहर आता है। वो एक्सेप्ट करता है कि अब उसके बचने का कोई चांस नहीं है और बच्चों को जल्दी से सबमरीन में चढ़ने कहता है। लेकिन कैसी अपनी मां को बचाने के लिए वापस जाती है, जो केकड़ों से लड़ रही होती है। उसकी गोलियां लगभग खत्म हो चुकी होती हैं। कैसी पहाड़ी बैरियर पर चढ़ती है और अपनी मां की तरफ हाथ बढ़ाती है। आखिरकार वो किसी तरह सबमरीन तक पहुंच जाते हैं। ठीक उसी वक्त केकड़े नाटो पर हमला कर देते हैं और उसे मार डालते हैं। परिवार जल्दी से सबमरीन में चढ़ जाता है और तभी दूर से एक विशाल समुद्री लहर उठती है। पानी सबमरीन को ऊपर उठा लेता है और चट्टानों के ऊपर बहा ले जाता है। जूलिया बेहोश हो जाती है और उसके दिमाग में पिछले कुछ दिनों की सारी घटनाएं घूमने लगती हैं। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि सबमरीन अब रुका हुआ है। वो हैच खोलती है और पूरा परिवार बाहर निकलता है, ये देखकर हैरान कि वो अब एक उजड़े हुए शहर में पहुंच चुके हैं, जहां लहर उन्हें बहाकर ले आई थी। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।
अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस पर अपनी राय कमेंट भी जरूर करें।